नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। विवाद का जवाब, बूंद बूंद का हिसाब। जी हां, राज्यों के बीच पानी को विवाद को रोकने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने कवायद शुरू कर दी है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने नर्मदा नदी के विभिन्न लोकेशंस पर रियल टाइम डेटा एग्जीक्यूशन सिस्टम लगाए हैं। इस सिस्टम से पानी की निकासी पर नजर रखी जाएगी। इस कवायद से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच पानी को लेकर होने वाली विवाद की संभावनाओं को रोका जा सकता है। इसी विषय पर आज डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। पहले इस विवाद को समझिए। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा के पानी को लेकर राजस्थान और गुजरात से विवाद की स्थिति बनी रहती है। बांध से पानी रोकने और बाढ़ के समय पानी छोड़ने को लेकर कई बार विवाद की स्थिति बन चुकी है। इस विवाद को रोकने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन ने नर्मदा नदी में 48 वाटर शेडिंग और वेलोसिटी सेंसर की रिपोर्ट देने के लिए एक सिस्टम लगा दिया है। इस सिस्टम से ये स्पष्टता रहेगी कि नदी से कितना पानी छोड़ा गया है और कितना स्टोरेज है। इस कवायद को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है कि पानी को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ये निगरानी सिस्टम लगाया जा रहा, अच्छी बात है, लेकिन ये राज्यों के मामलों में केंद्र का जो हस्तक्षेप है उसके कारण अब राज्यों में विवाद की लगातार स्थिति बन रही है। और जल जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, इसलिए इसको सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। इंटेलीमीटरिंग बेस्ड रिजर्वायर ड्रॉट मॉनिटरिंग सिस्टम को कमीशन ने बॉर्डर वाले क्षेत्र में इंस्टॉल किया है, जो बांधों में या नदी में पानी की स्थिति पर नजर रखेगा और इसकी रियल टाइम जानकारी सैटेलाइट से नई दिल्ली, जयपुर में अर्थ रिसीविंग सिस्टम में जाती है। फिर संबंधित स्टेशनों के सर्वर पर रिकॉर्ड चला जाएगा। सत्ता पक्ष का कहना है इन सिस्टमों से पारदर्शी पानी के बंटवारे की व्यवस्था हो जाएगी। ड्रॉट मैनेजमेंट सिस्टम से पानी की निकासी, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता आदि की ओर बेहतर प्लानिंग की जा सकेगी। ये सिस्टम कोलार और इंदिरा सागर डैम में भी लगाए गए हैं। इससे पानी तय लेवल से कितना कम हो रहा है ये सिस्टम बता देगा। इससे सूखे की स्थिति का आकलन भी किया जा सकेगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे और इसके लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं केदार सिरोही जी और बीजेपी की तरफ से गीतधीर जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए करुणा रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो पहला सवाल मेरा गीतधीर जी आपसे है, और अब क्या लगता है कि ये जो आपने निगरानी सिस्टम लगाया है RTDA, इसके बाद ये जो विवाद की स्थिति बन रही थी उसमें विवाद सुलझेगा या आप निगरानी रख पाएंगे? दरअसल इससे पहले हो क्या रहा था और थोड़ा सा डिटेल से हमारे दर्शकों को समझाइए कि कहाँ दिक्कत परेशानी आ रही थी जिसके बाद ये निगरानी सिस्टम लगाने की आवश्यकता पड़ी। नमस्कार सुमित जी और आपके दर्शकों को भी मैं बताता हूँ। देखिए, तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लगाया गया है, ये मॉनिटरिंग तो करेगा ही, साथ में कुछ जगहों पे जैसे कहीं जो है पानी का संकट है या पानी से संबंधित जो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो सभी के लिए तकलीफदेह होती हैं और कभी कभार जो है जिसकी मॉनिटरिंग हो जाए तो उसके ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसमें बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा ये। देखिए, दिल्ली की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग यूनिट और इस प्रकार की कई चीजें हैं, लेकिन जब हम स्वयं सक्षम है और हम डेटा अपना खुद जो है उपलब्ध करवा सकते हैं और बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं, उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की जनता को सुगम तरीके से जो है कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत ना आए, वर्षा ऋतु के समय पे भी और कई बार गर्मियों के समय पे भी, दोनों समय पर जो है कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये उसकी उसकी ट्रैकिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। हमें कई जो है संकट की घड़ियों से बचने का एक जो है अवसर पहले से मिल जाएगा, क्योंकि हम किसी और के ऊपर निर्भर क्यों रहे जब हमारा राज्य स्वयं सक्षम है। यहाँ शिवराज जी के नेतृत्व में
हम जो कार्य कर रहे हैं जल संरक्षण के लिए भी हमारा जो मध्य प्रदेश में जो कार्य हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। और इसके ऊपर कांग्रेस को तो बल्कि सराहना करनी चाहिए। मैं तो इस पे कांग्रेस और बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन जो है अभी वो यहाँ पर जो सत्ता है हमारी पार्टी की है, लेकिन इस विषय में तो कांग्रेस को भी साथ में आना चाहिए और कहीं ना कहीं सराहना करनी चाहिए कि आप सक्षम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर की ओर हम जो है एक कदम और बढ़ा रहे हैं। तो इसमें विवाद की तो कोई स्थिति है ही नहीं। ये तो उपकरण हम लगा रहे हैं। देखिए, हम काम करें तब भी कोरोना के समय भी ये उदाहरण आप देख सकते हैं। हम काम कर रहे हैं तो भी कांग्रेस हमें कोस रही है, और हम नहीं करते या कहीं इनको ऐसा लगता है तब भी हमें कोस रहे हैं। और यहाँ तो बेहतरी और अच्छा काम हो रहा है, पूरे देश में अच्छा हो रहा है, मध्य प्रदेश में अच्छा हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये मॉनिटरिंग सिस्टम जो लगा, इसका स्वागत करना चाहिए। किसानों को, आम जनता को, सभी को प्रभावित होने से ये चीज रोकेगी। चाहे किसी भी प्रकार की आपदा है, पहले से हम उसकी जानकारी उपलब्ध करवा लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपदा को आने से हम रोक सकते हैं। पानी का ठीक है सूखा पड़ने गिरधीर से हम जी, रोक सकते ऐसा नहीं लगता कि इस मसले में आप लेट हो गए और डेटा इकट्ठा करके करेंगे क्या यदि आप अपने पानी का संरक्षण नहीं कर पा रहे, यदि लीकेज हो रहा है लगातार और जो उपयोग किया जाना चाहिए? आपने खुद 2 बार कहा कि हम सक्षम हैं, उसके बावजूद भी गुजरात तो ज्यादा पानी ले जाता है और हम तो उतना उपयोग ही नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कोई चीज संज्ञान में आती है शासन के, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। मैंने एक चीज और भी बोली थी सुनील जी, कि हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी जो हमारे आम जन है वो वंचित ना रह पाए किसी भी चीज से, और यहाँ पर किसी प्रकार की कमी नहीं आए। हमने पहले भी कमी नहीं आने दी। जहाँ तक कि आप सिंचाई का भी एरिया देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो सिंचाई का एरिया है, सिंचित होने वाला एरिया है, वो बड़ा है। तो इस दृष्टिकोण से भी आगे लाभदायक सिद्ध होगा ये। और जहां तक की बात आप लेट होने की करें, जैसे संज्ञान में कोई विषय आता है और लगता है कि नहीं अब ये महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर यहाँ पर काम होना चाहिए, तो उस दृष्टिकोण से, क्योंकि देखिए शासन अपना कार्य करता है, सरकारें अपना कार्य करती हैं, लेकिन थिंक टैंक्स होते हैं, पॉलिसी मेकिंग के काम होते हैं। तो उसके दृष्टिकोण से जब जो चीज आवश्यक होती है, सरकार जो है, मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आज सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ हम जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, तभी तो जनता हम पे भरोसा जता रही है और हम उस पर खरे उतर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ जनता नहीं के लिए। गिरधीर जी, मैं तो वो 2013 की रैलियां याद कर रही थी आज की, जब 24 घंटे पानी आएगा, जब 2 टाइम पानी आएगा, वो भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपने कहा कि हम वादा करते हैं, संज्ञान में आया, सर ये जो पानी के बंटवारे को लेकर, पानी को लेकर जो सारी चीज़ें, वो तो 79 में ही तय हो गई थी और अब तो उसकी जो अगली कड़ी है, यानी अगली बार जब नए सिरे से बंटवारा होगा तो उसकी वो 2024 में होने जा रहा है, यानी सिर्फ 2 साल के बाद होने जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आपने बहुत लेट नहीं लिया निर्णय, इससे मैं एग्री नहीं करती। केदार सिरोही जी कितना करते हैं समझ लेते हैं उनसे। केदार जी बार बार उकसा रहे थे गिरधीर जी आपको कि आप तारीफ कीजिए, कम से कम विपक्ष में है तो क्या हुआ, मध्य प्रदेश वासी हैं, नर्मदा मैया हमारे यहाँ से निकली हुई है, गुजरात की प्यास बुझा रही है, राजस्थान की प्यास बुझा रही है, मध्य प्रदेश वासियों का कितना काम हो पा रहा है? बढ़ाई करनी चाहिए, पर बढ़ाई कब की जाती है? जब हमारे संसाधन चले जाएं और हमारे लोगों को फायदा ना मिले। आप देखिए, विवाद ये नहीं है कि रियल टाइम डेटा कितना है, कैसा आएगा और कितना जाएगा। विवाद कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? आप देखिए, जब नेहरू जी ने शुरुआत की थी तब ये 165 करीब मीटर का बनना था और 29 गांव करीब उस समय जाने वाले थे। तभी कांग्रेस का, सब लोगों का मानना था कि जो लोगों का विस्थापन होगा उन लोगों के विस्थापन का पहले ध्यान दिया जाए। मेरा एक घर डुबा के अगर किसी दूसरे का घर हम उजाला कर रहे हैं तो एक के साथ अन्याय हो रहा है, बाकी के साथ न्याय हो रहा है। तो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी जवाबदारी भी सरकार की रहती है। आज देखिए मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आप मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो मेघा पाटकर जी ने लड़ी है सरदार सरोवर पे, और काफी लोगों को उन्होंने फायदा दिलाया। आज सवाल ये नहीं है रियल टाइम का, सवाल ये है कि 7,000 पेंडिंग केस जो पड़े हुए हैं फार्मर्स के, वो उनपे जो 5 जजों को बैठना चाहिए था उसका निराकरण करना चाहिए। 20 आपको मालूम है, जजों से लेके हमने एसडीएम को नियुक्त कर दिया। एसडीएम की क्या ताकत होती है पॉलिटिकल पार्टी के आगे, आप बहुत अच्छे से जानती है। तो जो काम लोगों के हित में होना चाहिए था, जिस ट्रिब्यूनल में आम जनता की, पर्यावरणविद की, जो सरकारी जमीन डूबी है उसकी, फॉरेस्ट वालों की जो बातें सुननी चाहिए थी वो सुनी नहीं, जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सवाल क्या है, डैम जो बना, इसका डैम का अलग अलग तरीके से मायने हैं। देखिए, सिंचाई के लिए इसका अलग है, जल के लिए, पीने के पानी के लिए अलग है, और बिजली के लिए अलग था। सब जगह अलग अलग लोगों को अलग अलग रेशों पे मिलना चाहिए था। जब डैम बनता है तो लागत और उसके प्रॉफिट
लागत किस तरह की, एक तो पैसे की लगी है और दूसरी जैसा हमारे यहाँ की 193-94 गांव हमारे अभी यहाँ पर डूबे हैं, कहीं अलग अलग जगह और छोटे मोटे डूबे। अभी तक उनका जो विस्थापन होना चाहिए था, जो विस्थापन का उनका पैसा मिलना चाहिए था, वो पैसा नहीं मिला। आप देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ क्या हो रहा है बिजली में, 450 करोड़ का हमको आ गया, 150 करोड़ का उनको आ गया। संसाधन हमारे हैं, तो जो बंटवारा है, जो राइट्स है, वो राइट्स में जो हमारे को हमारा हक मिलना चाहिए था, वो हक अभी तक कहीं भी हमको मिलता नहीं दिख रहा। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई थी, उसमें शिवराज सिंह भी नदारत रहे, सिर्फ एक उद्धव ठाकरे जी ने बात रखी, जबकि वहां पर इनको जाकर मध्य प्रदेश की बात रखनी चाहिए थी, मध्य प्रदेश के लोगों की बात रखनी चाहिए थी। आज जमीन के बदले जमीन देने की बात हुई थी, कितने लोगों को जमीन मिली है, उन जमीन वाले किसानों के साथ क्या हो रहा है? अभी तक वहां पर आंदोलन चलते आए हैं, लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनका जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी कई जगह डैम ऐसे बन रहे हैं जिनके पास लैंड है, वो तो चलो काउंटिंग में आ जाते हैं, कम ज्यादा मिलना नहीं मिलना एक विषय हो जाता है, पर उस गांव में जिनके पास जमीन नहीं है, कुम्हार है, छोटे काम करने वाले हैं जो गांव में, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उन लोगों का विस्थापन होता है, उन लोगों पर कोई नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए कितना पैसा लिया? हाँ, आ रही होंगी धीरे तो वो पैसे के बाद में आज भी हमारे यहाँ पर नर्मदा में आप देख लीजिए सबसे दूषित पानी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कह रही, ड्रिंकेबल वाटर नहीं है नर्मदा का, इस लेवल का आ गया। ठीक है, आज की तारीख में सरकार अपनी कोई भी रिपोर्ट दे दे वो एक अलग विषय है। हमारे इसमें समुद्र आ गया, 70-80 किलोमीटर नर्मदा की तरफ खारा आ गया, पूरा सिस्टम जा रहा है। तो जो राइट्स मिलना चाहिए था, जो जंगल की जमीन है उसका जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, सरकारी जमीन का नहीं मिला। जो इंटरनेशनल फंड आया जिसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए था सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो कहाँ गया? आज हम नर्मदा जी को मानते हैं, माँ मानते हैं, नर्मदा जी में अगर इस तरह का सिस्टम रहा, इस तरह का रुकना रहा, जहाज चलाने का, पर्यटन स्थल, होटल और तमाम चीजों का इस तरह करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अन्याय की तरफ जा रहे हैं। जो न्याय होना चाहिए था, ना तो किसानों के साथ न्याय हुआ, न स्टेट के साथ न्याय हुआ, न मां नर्मदा के साथ न्याय है। ठीक है, तो गीतधीर जी कुछ कहना चाहते हैं? केदार जी फिर कुछ सवाल है मेरे, पहले उनका जवाब ले लेते हैं। बताइए गीतधीर जी जल्दी से। मेरे भाई केदार जी निश्चित रूप से देखिए मैं तो कर रहा हूँ उनके विषय, लेकिन आप उतना पीछे मत जाइए साहब। नर्मदा परिक्रमा तो आपके दिग्विजय सिंह जी ने भी करी थी, क्या उन्होंने इस और आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया? या आप कभी स्वयं चलिए, मेरे साथ चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा समग्र और अनेकों हमारी संस्थाएं बहुत कार्य कर रही हैं, जिसको मध्य प्रदेश मान से भी अभी सम्मानित किया गया। ये 6 नवंबर की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक कि आप बात कर रहे थे विस्थापितों की, तो विस्थापितों को पूरी तरीके से मुआवजा भी मिला और नए भूखंड भी मिल गए। यहाँ पर तो किसी को भी जो भूखंड से जो है वंचित नहीं रखा जाएगा। ये शिवराज सरकार का जो है नियम है और यहाँ पर बना दिए गए हैं। केंद्र सरकार से जो राशि आई है, डिटेल सरकारी आंकड़े आप शासकीय वेबसाइट से स्वयं डाउनलोड कर देख सकते हैं। और फिर कोई अगर आपको समस्या आए तो आप मुझे संपर्क में लीजिए, मैं तुरंत आपको आंकड़े उपलब्ध करवा दूंगा। खैर चैनल का अभी टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि जनता देख रही है। तो नर्मदा समग्र के अलावा अभी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन मैं नर्मदा समग्र की बात, देखिए हम तो पौधारोपण का भी कार्य कर रहे हैं नर्मदा मैया के किनारे, क्योंकि हमने नर्मदा के जल की बात हो रही है। नर्मदा को माँ का नदी है, हमने माँ का दर्जा दिया है। क्षिप्रा नदी हमने माँ का दर्जा दिया। हमने तो अनेकों बार, जब एक नदी दूसरी नदी से सूख रही थी, उज्जैन में सीएस का समय हो या कुछ हो, तो हमने तो कई योजनाएं चलाई थी, वाटर लिफ्ट करके तक के लेकर गए थे। तो हमने एक सिस्टम बनाया है ताकि कोई भी नदी कहीं से वंचित, या कोई भी जब आपदा आती है, कोई बाढ़ आती है, तो उससे हमें पहले सिस्टम लग जाए। और आप टॉपिक को एकदम केदार जी अलग तरफ ले जा रहे थे, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया, आज्ञा के साथ किया है। और सोनल जी मेरे को लगता है कि जी बोलिए सर। मेरे को लगता है कि ये जवाब जो है जनता के लिए जानने जरूरी थे, इसलिए मैंने जो है बीच में देना चाहे। नहीं ठीक आप है सवाल सर, कुछ देखिए पूछें, जनता, और मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि 2024 में जब बंटवारा होगा और यदि जो अभी पानी है उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, या जो समस्या अभी केदार जी ने ध्यान आकर्षित की हैं उनका हल नहीं होगा, तो फिर क्या होगा?
क्या मध्य प्रदेश के साथ अन्याय होगा? करुणा रघुवंशी जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे समझ लेते हैं। करुणा जी, ये RTDA लगा है, इससे वाकई में जो विवाद है क्या वो रुक जाएगा, या जो विस्थापितों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, या वाकई में जो उपयोग होना चाहिए पानी का वो मध्य प्रदेश करना शुरू कर देगा? क्या होगा दरअसल? इससे कुछ परिवर्तन देखते हैं इस विवाद में? ये वो जस के तस रहेंगे और ये RTDA एक नई चीज आ गई है, अब थोड़े दिनों के लिए फिर शांति है इस विषय पर? करुणा जी, करुणा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? करुणा जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। केदार जी, सिर्फ बीजेपी शासनकाल में ही उम्मीद करते रहेंगे? अब ये लंबा समय हो गया इस बात को, ये जो सारा विवाद शुरू हुआ, ये जो सब कुछ पानी के उपयोग को कौन कितना करेगा, कैसे होगा, इन सब चीजों को लेकर या उपयोग कर पा रहा है कि नहीं मध्य प्रदेश? ये आज से नहीं है सर, ये कांग्रेस के कार्यकाल से है, कांग्रेस की सरकारें थी तब से। तब इसके लिए कोई प्रयास नहीं हुए क्या बेहतरी के साथ? तब ये स्थिति है। आज से नहीं है, बहुत लंबा है, उस पर समय समय पर काम किया गया। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, नेहरू जी ने भी जो डैम है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, और उनका एक बहुत बड़ा स्टेशन थॉट था कि मिनिमम लॉस से मैक्सिमम प्रॉफिट देना। जी साहब का भी मैं अभी पहले जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा, देखिए हम लोग तो पैदल वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, आप तो हेलीकॉप्टर से आपके नेता ने परिक्रमाएं की है रुक रुक के, जो कि हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, जहां भी आपने नर्मदा जी के लिए किया है, आप बताइए जो प्लांट लगाए थे वो पौधे का तो आपको भी मालूम है सबको, वो पौधे मिले ही नहीं है धीर साहब। जो करोड़ों पौधे लगाने का आपने बात किया था, वो पौधा अगर कहीं हो तो मैं उसकी छांव में बैठ के अपने आप को 1-2 दिन धन्य मानना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ चले, बहुत पुण्य मिलेगा अगर वो पौधा बड़ा हो। दूसरी बात देखिए, ये डिबेट भाजपा कांग्रेस का मत करिए इसको, ये डिबेट मां नर्मदा का है। आप उसकी इकोलॉजी को समझिए, रेत खनन कैसे हो रहा है, अभी किस लेवल पर रेत का निकाला जा रहा है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नर्मदा जी की, उस पर आप कभी बात करेंगे? कौन सी ऐसी जगह बची है जहां पर आपकी पोकलैंड नहीं चल रही है? एनजीटी ने खुद ने अभी इस चीज पर लगाया है, उसने अपने आप पूछा है कि भाई आप कर क्या रहे हो। बात, सवाल ये है धीर साहब, बात करना और बात का अमल करना, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। नर्मदा जी में प्रदूषण बढ़ा या नहीं बढ़ा, दूसरे शहरों का गंदा पानी आया या नहीं आया, ये सब तो लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं। केदार जी, आपने 15 महीने के शासन काल में भी कुछ प्रयास किया इसे रोकने के लिए? खनन की बात कर रहे हैं, प्रदूषण जो आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना चाह रहे थे। ये तमाम चीजें आज इंटरनेशनल लेवल पर जो फंड आया, वो फंड कहाँ खर्च हो चुका है? आप जी साहब ने वेबसाइट बता दी। देखिए, सरकारी आंकड़े के हिसाब से तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, खुशहाली है। सरकारी आंकड़े पे अगर हम लोग सब जाएंगे तो बड़ा नुकसान में चले जाएंगे। ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो आंकड़े आप फिजिकल देखिए। मैं अभी आप लोग केदार जी, चूंकि वक्त कम रहता है, आप परिक्रमा कर रहे हैं, वो नर्मदा जयंती मनाएंगे, पूजा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में हमने खूब खोजने की कोशिश की, हम पूरे नर्मदा के परिक्रमा करते हुए वहां पे अपने वोट यात्रा स्पेशल शोज कर रहे थे, कहीं नहीं हमें दिखाई दिए वो पेड़। अब नर्मदा यात्रा आप कर लीजिए, नर्मदा कहाँ तक सेव हुई है ये सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए आज हम चर्चा पे बैठे। करुणा रघुवंशी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। करुणा जी, मां नर्मदा के जल का उपयोग भरपूर मध्य प्रदेश कर पाए, उसकी बूंद बूंद का हिसाब किया जाए, इसलिए RTDA लगा दिया गया। क्या इतना ही काफी है या क्या कुछ किया जाना है? मैम, ये जो मसला है नर्मदा नदी के जल के उपयोग का जी, तो मसला तो जल के उपयोग का तभी रहेगा ना जब वो जल बचेगा। अभी जैसे मैं आपको सुन रही थी कि जो हमारी जो भी सरकार ने वहाँ किनारे पे जो पेड़ लगाए थे, तो मैंने भी नर्मदा नदी पे रिसर्च किया है, तो मुझे भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब चूंकि नर्मदा नदी का तो प्रांत क्षेत्र ही जो हरे जंगल है वो है, अब वहां पर रेत माफिया, भू माफिया इतने सक्रिय है
कि आज से आने वाले 10 साल बाद तो नर्मदा नदी शायद रहे या ना रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, तो जब कोई भी चीज का चाहे गुजरात करे या फिर राजस्थान करे या मध्य प्रदेश करे, कोई भी उपयोग तो तभी करेगा ना जब वो जल रहेगा और जब वो नर्मदा मैया सुरक्षित रहेगी। उसकी पूजा करने से तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी ना, उसको तो हमको संरक्षित करना पड़ेगा। और ये जो राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा कहना चाहिए या जो भी हम कहे, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो जब तक हमारे अंदर से वो इच्छा शक्ति नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जागृत होगी कि हमें वाकई में उनके लिए, नर्मदा मैया के लिए कुछ करना है, तो ये तो बाकी जो भी चीजें हैं, जो भी ड्रामा चल रहा है विकास का, ये तो सब बेईमानी हो जाएगा, क्योंकि बिना जल के हम क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर करुणा जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विवाद जो है पानी को लेकर भी है, किसको कितना मिल रहा है। आपने कहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी भविष्य गर्भ में है, इस पर ही संकट है, क्योंकि अभी तो मां नर्मदा के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है, चूंकि आप उस पर स्टडी कर रही हैं। लेकिन इस विवाद को लेकर भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, ये जो विवाद है बहुत सालों से हो रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच भी है, गुजरात और राजस्थान के बीच भी है। एक जो हमारे मध्य प्रदेश में से माही नदी निकलती है, मध्य प्रदेश से, जो प्रतापगढ़ से होते हुए बांसवाड़ा जाते हुए फिर वो गुजरात में प्रवेश करती है। और उसके बाद नर्मदा नदी का भी जो पानी है ये राजस्थान में 5 लाख हेक्टेयर जो जमीन है उसको सिंचित करता है, और जो 2.5 लाख एकड़ का जो और एरिया है उसको इन्होंने रोक रखा है गुजरात सरकार ने। तो एक्चुअल में अगर इस पे उन लोग की सहमति बनी थी कि ये गुजरात सरकार उनको बांध बनाने के लिए पैसा देगा और जैसे ही वो वापस करेंगे फिर वो रोक देंगे, वो ठीक है। लेकिन गुजरात चूंकि नेचुरल तरीके से एक सूखा एरिया है, तो उसका यदि पानी रोक रही है गुजरात सरकार या मध्य प्रदेश सरकार, तो ये गलत है, क्योंकि एक नैतिकता के आधार पर भी और एक जो इनका है। लेकिन अभी एक विषय ये भी आ रहा है कि 2024 के बाद जब नए सिरे से ये बंटवारा होगा तो मध्य प्रदेश के पास कितना बचेगा, यदि वाकई में जितना यूटिलाइज करना है वो नहीं किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर यदि उस तरह का नहीं बनाए तो वो भी एक समस्या आएगी। आपने सिर्फ एक डेटा इकट्ठा करने के लिए गिद्धीर जी आपकी सरकार ने वो लगा भी दिया है RTDS सिस्टम, तो इससे कुछ होना जाना नहीं है, इसको रोकना होगा, इसके वेस्टेज को रोकना होगा, इसका पूर्णतः उपयोग करना होगा। इसीलिए शायद अब जो शिवराज सिंह चौहान मालवा निवाड़ पर ज्यादा फोकस करेंगे जाहिर तौर पर, ताकि वो मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी मध्य प्रदेश में बचा पाए, ये अलग बात। लेकिन केदार सिरोही जी ने भी जो विषय उठाए वो महत्वपूर्ण है। गिद्धीर जी देखिए, करुणा जी को भी कहीं नहीं दिखे, केदार जी को कहीं नहीं दिखे, हमें भी कहीं नहीं दिखे। हम वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि आपके पेड़ जो लगाए थे वो दिखते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो समस्या यही है कि अभी हमें मां नर्मदा को बचाना है और उसके बाद ही आपके तमाम सिस्टम्स जो हैं वो काम आएंगे, क्योंकि वाकई में जो पालनहार है मध्य प्रदेश की वही ये नहीं रहेगी, उस पर संकट है। और ये डेटा इकट्ठा करके आप क्या ही कर लेंगे यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर प्रॉपर उसका उपयोग ना करें। बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, परंतु सभी मेहमानों का वक्त हमें देने के लिए, साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।